नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि नई शिक्षा नीति 2020 पिछले वीडियो में मैंने आपको स्कूली शिक्षा अर्थात 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट पूरी व्याख्या मैंने बताया। आज मैं आपको इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, अर्थात कक्षा 12 पास करने के बाद छात्र किस तरीके से ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं, आगे उनका भविष्य का कैसे निर्धारण कर सकते हैं और क्या क्या परिवर्तन किया गया है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ों को आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो आया है, पहला जो पॉइंट है वो है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड क्या है? टेस्ट की व्यवस्था। कहने का सेंस क्या है कि अब देश में कि छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाए या फिर आपके मार्क्स इतने नहीं हैं कि आप किसी कॉलेज के कट ऑफ प्रतिशत में आप सीधे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप CAT अर्थात कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे और फिर इस टेस्ट के प्रदर्शन के अनुसार 12वीं कक्षा के नंबर में इसको जोड़ दिया जाएगा और आप चाहें तो अपने मन पसंदीदा कॉलेज में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। देखिए आप लिखा है ना कि इसको इस नंबर CAT को किस में जोड़ दिया जाएगा, इस एडमिशन वाली प्रक्रिया में आपका जोड़ दिया जाए, आप ले सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे होता है ना कि टेट होता है, CTET होता है ना कि पहले अपनी योग्यता को प्रूव कर दिया, इसी प्रकार इसमें क्या कर दिया गया है कि आप अपनी योग्यता को प्रूव करें। ये बहुत अच्छा है कि अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो इसको ऐड करके आपको मन पसंदीदा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा। मतलब कि जो आपका अंडर ग्रेजुएशन है वो आपका 3 से लेकर 4 वर्षों में हो जाएगा। कहने का सेंस देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि अब पहले क्या हुआ करता था कि जो स्टूडेंट हुआ करते थे कि मान लीजिए 3 साल ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए और अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई भी स्टूडेंट अगर किसी कारणवश कि उसने 2 साल डिग्री कर लिया है और किसी कारणवश वो अपनी शिक्षा व्यवस्था उसी 2 साल के दौरान छोड़ देना चाह रहा है, अभी छोड़ दे रहा है किसी कारणवश, तो उसको डिग्री नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत आपके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटेगी। कहने का सेंस क्या है, इसमें क्या होगा आपको कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए 1 साल पढ़ाई पूरी कर ली है, उसके बाद दूसरे साल किसी कारणवश हो सकता है कुछ पारिवारिक या कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं, आप ही एक हैं जो घर पर क्या नाम है सारी चीज़ों को संभाले हुए हैं और आपको बिजनेस भी करना है, नहीं कर पा रहे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ने पर आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेने पर आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी और 4 साल बाद आपको बैचलर के साथ मतलब शोध के साथ आपको बैचलर डिग्री मिलेगा। कहने का सेंस क्या है कि देखिए किया क्या गया है, या फिर अगर देखिए 3 और 4 साल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बच्चे केवल ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं और जो आगे चल के कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे IAS PCS या अपने SSC बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो अपना ग्रेजुएशन डिग्री लेकर अपना बैठ जाएं। और जो सच में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो 4 साल की डिग्री अपना ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। मतलब ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप 1 साल भी करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद आपको डिप्लोमा, 3 साल बाद आपको बैचलर डिग्री और 4 साल बाद शोध के साथ आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। कितनी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बस ये बात है कि इसको लागू हो जाए और जमीनी स्तर पर ये आ जाए तब ना कहा जाए कुछ। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है MPhil समाप्त हो गया है। MPhil को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब क्या होगा, देखिए पहले क्या हुआ करता था कि पहले तो आप ग्रेजुएशन डिग्री लेते थे, फिर MA करते थे 2 साल, फिर उसके बाद आपको अगर PhD करना रहता था तो आपको MPhil को करना ही करना होता था। अब इस व्यवस्था में क्या हो गया है कि आप 4 साल का आप डिग्री ले लीजिए, अगर आप 4 साल का डिग्री लेते हैं तो आपको आपका MA हो जाएगा 1 साल का, और अगर आप 3 साल का लेते हैं इस यहाँ पे ग्रेजुएशन में तो ये आपका जो MA आपका जो है वो आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 साल का हो जाएगा। तो 1 साल नहीं, तो आपको किसी प्रकार का आपका नो MPhil, आपको MPhil करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट आप PhD में होता है ना, आप डायरेक्ट PhD आप कर सकेंगे। आप बहुत ही अच्छा काम किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट की व्यवस्था। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था है क्या? देखिए जिस प्रकार से 4 वर्ष के इस कोर्स में स्कूल के जो छात्र की
की तरह ही कॉलेज के छात्र को भी अब अलग अलग विषय की पढ़ाई एक साथ करने का मौका दिया जा रहा है। कहने का सेंस क्या है कि इसके तहत क्या है कि इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। यानी छात्र जब भी चाहे किसी विषय को पढ़ाई कर सकता है और किसी भी विषय की पढ़ाई को बीच में छोड़ सकता है। बस है मतलब कि अब छात्र अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर विषय को लेना चाहता है तो वो एंट्री कर सकता है और जब चाहे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट। मतलब एक साथ वो कई विषय, जैसे होता है ना कि आप मैथ पढ़ रहे हैं और आप साइंस वर्क के हैं, पहले ये करते हैं साइंस वर्क के तो आपको साइंस ही वर्क करना पड़ रहा है, आपको अब इतिहास भूगोल नहीं, तो अब आपको ग्रेजुएशन में भी आप चाहें तो एक्स्ट्रा, अगर इस पढ़ाई के दौरान ही आप कोई एक्स्ट्रा विषय आप ले सकते हैं और आप लेने के बाद अगर फिर उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसका भाई आप ले लीजिए, अब इसके बाद उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़ भी सकते हैं। मतलब एक समय अंतराल इसका बाकायदा आपका स्पष्टीकरण जैसे आता है आपको समय अनुसार आपको बताते रहेंगे। जहाँ तक जितना हम पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े हैं वही सब चीज़ें आपका निकल कर सामने आई हैं। ठीक है, आपके ये होता है ना अपने अनुसार एंट्री को अनुसार एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था। कहने का सेंस क्या है कि इसके अलावा, मतलब जो आप पहले तो आप ले सकते हैं मल्टीपल, आप होता है ना मल्टी एग्जिस्ट और क्या ना मल्टी एंट्री आप कर सकते हैं। अब क्या करा जा रहा है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था बनाई जाए, मतलब कि आपका एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा। जैसे आपका बैंक खाता बनाया जाता है ना, इसमें आप क्या करते हैं, इसको पैसे को जमा कर देते हैं फिर निकाल देते हैं, तो इसी पर आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें क्या एक साथ ज़्यादा कोर्स आप कर पाएंगे। ठीक है, और जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। मतलब कि जो कोर्स आप पूरा कर लेंगे आप उसके सारे अंक क्या हो जाएंगे, क्रेडिट बैंक में आपके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और जो फाइनल जो आपका आएगा उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा। और ये सारी व्यवस्था क्या होगी, डिजिटल और ऑनलाइन होगी। कहने का सेंस क्या है कि आप बहुत सारे जो आपका जो सेंस था आपका जो आपको बताया था कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, उसके साथ बहुत सारे कोर्स कर रहे हैं, तो जितने कोर्स आप पूरा करते जाएंगे आप वो एकेडमिक बैंक में आपका वो अंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपकी पूरी होता है ना आपका सर्वांगीण विकास इससे होगा कि आप क्या क्या कोर्स किए हैं, आप क्या क्या सीखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये भी दिखाए हैं कि बैंक है, वो कैसा बैंक है, ये एकेडमिक बैंक है। इसमें मल्टीपल कोर्स करते जा रहे हैं, उसके सारे अंक क्या होते हैं जा रहे हैं, इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर, बात कर रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत की पढ़ाई पर जोर। मतलब कि विश्व विद्यालय तौर पर संस्कृत की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर देने की बात की गई है। कहने का सेंस क्या है कि अब आपको संस्कृत की भी होता है ना कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि आईआईटी जैसे शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटी की भी शिक्षा क्या दी जाएगी, और साथ ही साथ में आर्ट और ह्यूमैनिटी वाले छात्र को विज्ञान की जानकारी का इस्तेमाल करवाया जाएगा, जिससे कि वो दूसरे क्षेत्र में भी अपने स्किल को और क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। हर कॉलेज में होता है ना कि कई बच्चों की पढ़ाई के साथ भी कई कई हॉबियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो रुचि होती है वो इसके अनुसार वो क्या कर सकते हैं, कला, साहित्य और और आपको क्या करा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अब देखिए क्या बात है, वर्ष 2018 में 26.3% की सकल नामांकन अनुपात अर्थात जीईआर मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है। जीईआर को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। एक्चुअल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी कस्बे में, किसी क्षेत्र में 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चे हैं और 50 के 50 बच्चे अगर स्कूल में जाकर अपनी शिक्षा को ले रहे हैं, स्कूल के बारे में बात करें यहाँ फिलहाल हम, ये ग्रेजुएशन की यहाँ पर ग्रेजुएशन बात नहीं, स्कूल की आपको समझा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, कि अगर स्कूल में जाकर 50 के 50 बच्चे अगर एडमिशन लिए हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर सकल नामांकन अनुपात क्या है, 100%। इसी प्रकार कहा गया है कि 2018 में 26.3% है सकल नामांकन है, उसको 2035 तक 50% करने का क्या है, लक्ष्य। अर्थात कि जो ग्रेजुएशन सारा मतलब इंटर पास कर ग्रेजुएशन में कम से कम ये कोशिश की जा रही है कि 2035 तक 50% क्या ग्रेजुएशन में, जैसे अगर आपके कस्बे में 100 लोग हैं तो 50 लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हों। इसका मतलब क्या होता है, आपको उसको क्या बोलते हैं बताइए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जीईआर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 3.3 करोड़
नई सीटें जोड़ी जाएंगी। भविष्य में इस शिक्षा नीति लगने के बाद इस नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3.5 करोड़ नई सीटें क्या की जाएगी, जोड़ी जाएगी, मतलब 3.5 करोड़ नई सीटें आपको जोड़ी जाएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, एडमिशन लें। अब क्या है, शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक निवेश किया जाएगा। नई शिक्षा 2020 की नीति के अनुसार 6%, पूरे जीडीपी का 6% किया जाएगा। वर्तमान में ये जो जीडीपी का कितना यूज किया जा रहा है, 4.4% किया जा रहा है। ये सारी बातें अभी केवल कागजी रूप में है। ये नीति आपका 2021 से 2021 से आपका स्टार्ट होगा। जब ये आपका पूरी तरीके से जब लग जाएगा तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे जमीनी स्तर पर, वो अभी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी सारी बातें क्या है, केवल मात्र कागजी दस्तावेज हैं। अब इसका जमीनी स्तर पर कितने अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। देखा जाए तो कुल मिलाकर अब देश की जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल कर देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। आज मैंने आपकी इन सभी वीडियो में आपको जितना वीडियो मैंने बताया, पिछले वीडियो और आज के वीडियो में, पिछला वीडियो में मैंने बताया स्कूली शिक्षा, आज का वीडियो में उच्च शिक्षा में बताया। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि जो छात्र 12 पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा कि टीचर्स के लिए क्या क्या और आपको कैसे जॉब में क्या क्या अवसर है इस नई शिक्षा नीति में। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।